everyone, I hope you are well. Today we are going to start our M. Lakshmikant book series of polity. This video will be helpful for all kinds of competitive exam and also for political science subject. आइए स्टार्ट करते हैं। इस बुक की फर्स्ट पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के फर्स्ट चैप्टर में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे। उसमें हम एक बैकग्राउंड देखेंगे इंडिया का। एक्चुअली इंडिया में आप सब जानते हैं कि लगभग 200-250 साल के लिए ब्रिटिशर्स ने राज किया था। अब हम इसमें देखेंगे कि ब्रिटिशर्स इंडिया कैसे आए और उनका मेन पर्पस क्या था इंडिया में आने का। आइए समझते हैं। तो इससे लिए हम पहले पढ़ेंगे द अर्ली चार्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, ये चीज़ हमारी लक्ष्मीकांत की बुक में एक पैराग्राफ में दी गई है, लेकिन मैं आपको इसको एक अलग अलग हेडिंग से एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आपको अच्छे से पता चलेगा कि चार्टर 600 क्या है और ये रेवेन्यू क्या है और रेवेन्यू दीवानी प्रोविंसेस क्या है। आइए बताते हैं। द अर्ली चार्टर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें हम देखेंगे, एक सेकेंड, इसमें हम देखेंगे ब्रिटिश एम्परर एक, तो इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश एम्परर्स जो ब्रिटिशर्स लोग थे वे इंडिया में एक छोटी कंपनी इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। तो तब उन्होंने एक चार्टर 1600 फॉर्म किया। वो फॉर्म किया था क्वीन एलिजाबेथ के थ्रू। आप इसमें देखेंगे तो चार्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के फर्स्ट चैप्टर में क्वीन एलिजाबेथ का नाम आ रहा है। उन्होंने, अभी आप सिर्फ कहानी सुनिए फिर हम रीडिंग करेंगे उसकी। तो उन्होंने एक इस्टेब्लिश किया चार्टर 1600, उसके थ्रू ब्रिटिशर्स ट्रेड करने। अब जब वे आए तो उनका पर्पस था सिर्फ ट्रेड करना। So, after landing on the Indian soil, the first task before the company was to find out a suitable place of center for trade. सबसे पहला उनके पास ये टास्क आया कि कहाँ पर वे इंडिया के कौन से पार्ट में वे ट्रेड करें, क्योंकि वे आए थे हमारे जो शिप्स होती है उसके थ्रू आए थे, पानी में, मतलब समुद्र, इंडियन ओशन के थ्रू आए थे। जब वे आए थे तो इन्होंने सूरत इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि एक तो सूरत ऑलरेडी एक ट्रेडिंग हब था और फिर वो इंटरनेशनल पोर्ट, पहले जो समुद्र में ट्रांसपोर्ट होते थे जिसके थ्रू शिप आया जाया करती थी, एक जैसे आप आजकल एयरपोर्ट्स होते हैं, स्टेशंस होते हैं, ऐसे जो शिप्स का स्टेशन था उसको वो बोलते थे इंटरनेशनल पोर्ट। बट यहाँ पर पुर्तगीज़ जो थे ऑलरेडी एक ट्रेड कर रहे थे। यहाँ देखिए, बट पुर्तगीज़ वर ऑलरेडी ऑक्यूपेशन और ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कोई भी इंटरफेयर करें उनके इसमें। तो अब यहाँ पर होती है इनकी क्लैशेस होती है। इसमें क्या होता है, 1612 में क्लैशेस में ब्रिटिशर्स इनको पुर्तगीज़ को हरा देते हैं और फिर अपना स्टार्ट करते हैं कमर्शियल एक्टिविटी करना। 1612 में पुर्तगीज़ को हराने के बाद द किंग ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के किंग थे, जेम्स, द किंग ऑफ इंग्लैंड जेम्स वॉज सेंट सर थॉमस रॉय टू इंडिया इन 65। उन्होंने सर थॉमस रॉय नाम के एक व्यक्ति को इंडिया के मुगल दरबार भेजा। यहाँ पे मुगल किंग्स रहते थे। परमिशन सिक्योर करने के लिए एक सुइटेबल प्लेस में कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए उन्होंने परमिशन ग्रांट की और मुगल्स ने परमिशन उन्हें दे दी। उसके बाद क्या होता है, आइए देखते हैं। ये इस टाइमलाइन है लीगल हिस्ट्री की, इससे हमें पता चलेगा कि कौन से साल में क्या हुआ। देखते हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्मेशन होती है। 1608 में क्या होता है, रिक्वेस्ट ट्रेडिंग राइट, जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो एक ट्रेड राइट का रिक्वेस्ट करते हैं मुगल एम्परर से। 1612 में पुर्तगीज़ को हराने के लिए एक बैटल ऑफ स्वाली हुआ था।
1610 में परमिशन ग्रांटेड की थी बाय जहांगीर से, मुगल एम्परर से, जो भी हमने पढ़ा। 1615 में क्या होता, परमानेंट फैक्ट्री स्टैब्लिश हो गई थी सूरत। जो फर्स्ट कंपनी स्टैब्लिश हुई थी वो हुई थी हमारी सूरत में, हमारी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी की। चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद 1615 से 1639 सूरत में ट्रेड किया। उसके बाद 1639 से मद्रास में, एंड देन मेयर्स कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये हुआ था हमारा मद्रास में ही। फिर कई सारे चार्टर्स आए, जैसे क्राउन चार्टर, रेगुलेटिंग एक्ट, जो इस लक्ष्मीकांत की बुक में भी दिया हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट बना, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, कोसी जुरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर आप लीगल हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो ये 3 केस लीगल हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको ये पढ़ने हैं तो। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया, जुडिशल रिफॉर्म हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। फिर लॉर्ड विलियम का पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। फिर फर्स्ट कमीशन आया, सेकंड कमीशन, थर्ड कमीशन, प्रीवी काउंसिल बनी। इन सब के बाद जो बनता है, देखिए लक्ष्मीकांत की बुक में इंडियंस बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को टू मेजर हेडिंग्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट हेडिंग इज क्राउन रूल एंड सेकंड हेडिंग इज कंपनी रूल एंड सेकंड इज क्राउन रूल। जो हमने ऊपर टाइमलाइन पढ़ी थी वो हमने कंपनी रूल की पढ़ी थी, अब हम क्राउन रूल की हेडिंग पढ़ेंगे। हम धीरे धीरे उसको पढ़ेंगे। आइए हम सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट पास किसने किया था और पास करने का पर्पस क्या था। तो इसमें 2 चीज़ पढ़ेंगे हम। जो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था, जो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, और इसका पर्पस था बेटर रिफॉर्म और मैनेजमेंट के लिए। मैं इसमें हेडिंग बना देती हूँ। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको पास किया था फॉर इस्टेब्लिश समथिंग रेगुलेटिंग और द बेटर मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती थी कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है इंडिया में, ये अपना फ़ायदा कर रही है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ अपना फ़ायदा देखना चाह रही थी, एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट चाह रही थी कि कंपनी पर वो अपना राज करे, वो अपनी तरह से कंपनी को चलाए, अपनी तरह से मैनेज करे। कुछ इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट है कि जो मैनेजमेंट जो अभी हमने पढ़ा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्ट कंट्रोल चाहती थी कंपनी के ऊपर। फर्स्ट हो गया टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म इन दी कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म चाहती थी। कंपनीज की गवर्नमेंट में कुछ रिफॉर्म चाहती थी पार्लियामेंट, एंड कुछ प्रोवाइड एडिक्यूट रेमेडी फॉर ऑपरेशन कमिंग सर्वेंट्स को कैसे काम करना चाहिए, इसकी कुछ रेमेडीज अवेलेबल कराना चाह रही थी। और आगे हम कुछ इसके प्रोविजंस डिटेल में पढ़ते हैं। आइए, सो इसका चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। एक सेकेंड। सो फर्स्ट पढ़ते हैं चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। उसका जो फर्स्ट पार्ट था हम उसमें देखेंगे क्या हुआ था। सो पहले जो कंपनी, तो इसने क्या करा, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया। पहले जो कंपनी कंट्रोल की जाती थी वो 24, अब वो अलग उसमें कुछ कम डायरेक्टर्स होते थे, लेकिन अब जो कंपनी कंट्रोल की जाएगी वो 24 डायरेक्टर्स, एक्चुअली इसमें ना चल नहीं पा रहा है तो हम उसी में दिखाते हैं। इस प्रोविज़न में क्या होता है, मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिटायरमेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ कंपनी चेंज। इसमें इन्होंने एक
रिटायरमेंट और डायरेक्टर का अपॉइंट कैसे करते हैं, डायरेक्ट रिटायर कैसे होता है, इस वाले मेथड को चेंज कर दिया था। मैं बता दूँ, जो कंपनी पहले प्रेसिडेंट करे, जो कंपनी पहले कंपनी का हेड होता था डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एक कंपनी का हेड होता था डायरेक्टर। अब उसने इसकी रिफॉर्म की है कुछ। अब जो कंपनी रिफॉर्म की जाती, कंपनी के कंट्रोल की जाती थी 24 डायरेक्टर, अब एनुअली इलेक्टेड होंगे एक शेयर होल्डर के थ्रू। देखिए क्या करते हैं इसमें, शेयर होल्डर इलेक्टेड। अब पहले क्या होता था, जो कंपनी कंट्रोल की जाती थी वो एक डायरेक्टर के थ्रू कंट्रोल की जाती थी, उस डायरेक्टर को शेयर होल्डर इलेक्ट करता था। जो शेयर होल्डर जनरल कोर्ट का होता था, इलेक्ट करता था। अब यहाँ पे इनकी डायरेक्टर की संख्या बढ़ाकर 24 कर दिया गया। अब ये इलेक्टेड होंगे शेयर होल्डर के थ्रू एनुअली। इनका टेन्योर 1 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया, पर 24 में से 24 के 1/4 यानी 6 हर साल रिटायर होंगे, जिनको रिटायर करेगा शेयर होल्डर ही अपॉइंट करता है, और रिटायर भी कौन करेगा, शेयर होल्डर ही। देखिए इसमें पढ़ते हैं, तो जो जो हमने वहाँ पढ़ा था एक बार इसमें भी हम पढ़ के देखते हैं। Change the appointment of method of appointment and retirement of the director of the company in England with the view to have a control over the affair of the company in India. 24 directors were to be elected annually by the General Court of Shareholder of the company. Under that, the tenure goes to the last to maximum for 4 years, and 1/4, that is 6 of them, were to be retired every year by the rotation. This change was intended to improve the quality of General Court of Shareholder to bring stability the board of director. The change, इसका इंटेंशन था stability the board of director of the company by raising their tenure from 1 to 4 years. इसका सेकंड प्रोविजन पढ़ते हैं, वो है चेंज द कंपनीज गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इसमें क्या हुआ था, अब इन्होंने गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया। इसमें गवर्नर जनरल अपॉइंट हुआ विद 4 काउंसिल मेंबर के साथ, जो सिविल और मिलिट्री मैटर्स से ओवरसी करता था, और ऑल्सो मैनेज एंड गवर्नर दीवानी प्रोविंसेस होते थे, दीवानी प्रोविंसेस का मतलब होता था जो प्रोविंसेस राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, दैट इज 3, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविंशन। जो गवर्नर जनरल इसमें अपॉइंट हुआ था फॉर अपनी अपनी काउंसिल के थ्रू, जिसमें 4 मेंबर्स थे, काउंसिल के साथ जिसमें 4 मेंबर्स थे, वो अपॉइंट हुआ था 5 ईयर्स के लिए, बट वे रिमूव किए जा सकते थे कभी भी ब्रिटिश क्राउन के थ्रू। अब गवर्नर जनरल कौन होता था, गवर्नर जनरल कंपनीज का सीनियर होता था, और जो उसके मेंबर्स होते थे, जैसे गवर्नर जनरल काउंसलर्स बोलते थे, वे होते थे कंपनीज के सर्वेंट। ओके, अब एक इम्पोर्टेंट नाम, वॉरेन होस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल, एंड इसके जो 4 काउंसिल मेंबर्स थे वो थे रिचर्ड बारवेल, जनरल क्राविन, फिलिप फ्रांसिस, कॉलोनल मॉनसन। जो काउंसिल में कोई भी डिसीजन लिया जाता था वो मेजॉरिटी के बेस पर लिया जाता था। अगर इसमें 5 मेंबर्स है, अगर 3 मेंबर्स किसी टॉपिक के लिए हाँ कर देते थे तो उसको पक्का मान लिया जाता था, और अगर इसमें 3 ना बोल रहे तो उसको कैंसिल कर दिया जाता था।
अब पढ़ते हैं हम सी पार्ट ऑफ सी प्रोविजंस इसका। तो जो लॉ मेकिंग पावर थी वो 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट से पहले तो 70 रेगुलेटिंग एक्ट से पहले तो वो थी गवर्नर जनरल एंड इट्स काउंसिल पे लिख देती हूँ बिफोर 1773 क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में आया था एंड 70। और जब रेगुलेटिंग एक्ट आ गया तो उसके बाद ये होगी सुप्रीम काउंसिल दैट इज गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के पास लॉ मेकिंग पावर टू मेक रूल्स रेगुलेटिंग एंड इशू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ होता है जो आज के टाइम पे प्रेसिडेंट इशू करता है, लेकिन कोई भी रूल्स रेगुलेटिंग जो गवर्नर जनरल बना रही है शुल नॉट बी रिप्यूगनेंट यानी वे अपोजिट नहीं होने चाहिए किसके, ब्रिटिश क्राउन के, वे ब्रिटिश क्राउन के अपोजिट नहीं होने चाहिए। अब हम इसका फोर्थ प्रोविजन पढ़ते हैं जो था प्रोहिबिशन अगेंस्ट प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टिंग द प्रेजेंट गिफ्ट एक्सेट्रा। अब इसमें प्रोहिबिशन का मतलब है रोक लगाना। इस प्रोविजन में था कि जो कंपनी के गवर्नर जनरल है एंड उसकी काउंसिल है वो किसी भी इंडियन किंग से या इंडियन पीपल से क्या नहीं लेंगे, गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई रिवॉर्ड नहीं एक्सेप्ट करेंगे, अपने जो काम है वो बिना गिफ्ट रिवॉर्ड के करेंगे। जिससे क्या होता है, पहले इसके थ्रू क्या होता है, जो सर्वेंट्स होते हैं वे ब्राइब ले लेते हैं, करप्शन फैलाते हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती थी कि इंडिया में ट्रेड हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, बस करप्शन ना हो। तो इसलिए इन्होंने एक रोक लगाई गिफ्ट्स पर गवर्नर जनरल की। द फिफ्थ प्रोविजन ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1773 के थ्रू क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था with the enactment of regulating act 1773 the provision of early charter of 1753 were abolished। अगर आप इससे पहले 1773 से पहले एक 1753 चार्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके नोट्स आपको डिस्क्राइब कर देंगे। वर अबॉलिश एंड द एक्ट एम्पावर्ड टू क्राउन टू स्टैब्लिश अ सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम। तो एक क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश एट अ फोर्ट विलियम। ओके। और जो ब्रिटिश किंग जॉर्ज थर्ड इसने ये इशू किया था चार्टर्स, जॉर्ज थर्ड इशू अ चार्टर ऑन 26 मार्च ऑफ 1774। 1773 के प्रोविजन के थ्रू ये बना था, बट 1774 के एक्ट चार्टर में बना था सुप्रीम कोर्ट, कहाँ पर, कलकत्ता पर। और जो सर एलिजा एम्पे थे ये फर्स्ट चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के एट फोर्ट विलियम में। चलिए अब इसके कुछ एडवांटेज यानी मेरिट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो मेरिट्स है उसमें जो कंपनीज के डायरेक्टर्स थे उनको एक एडवांटेज मिला था कि उनका टेन्योर 1 ईयर से 4 ईयर चला गया था। अब उनको काम करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल रहा था। एक साल में जहाँ वे सिर्फ चीज़ों को समझ पाते थे अब वे उसको प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं। तो ये एक बिग एडवांटेज था फॉर द ब्रिटिशर्स और फॉर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। सेकंड देखते हैं अब क्या हुआ था यहाँ पे, क्योंकि इस रेगुलेटिंग एक्ट का पर्पस था बेटर मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन इंडिया। तो अब क्या हो रहा था इसके थ्रू, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ओवर द कंपनी वॉज टाइट एंड स्ट्रॉन्ग। अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो ओवरसी कर पा रही थी, अच्छा मैनेजमेंट देख पा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये एक एडवांटेज था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। और जो हमने पढ़ा था कि जो सुप्रीम काउंसिल मतलब गवर्नर जनरल एंड उसकी काउंसिल लॉ और रूल्स बना रही है वे अपोजिट नहीं होने चाहिए सुप्रीम ब्रिटिश क्राउन के। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें प्रोहिबिशन था ऑन इट्स ऑफिशियल गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल एंड जज एंड इट्स सर्वेंट एक्सेप्टिंग प्रेजेंट गिफ्ट।
ये कोई भी गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई रिवॉर्ड्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किससे? ये कोई रिवॉर्ड्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे इंडियन प्रिंसेस से या इंडियन पीपल से। ये चीज़ रिमूव करती थी करप्शन, ब्राइब्स लेने की जो आदत थी गवर्नमेंट की, वो दूर करती थी। और जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन होता था इनहेबिटेंट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये तीनों क्या थी? ये दीवानी प्रोविंसेस थे, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। आइए अब हम इसके कुछ डिफेक्ट्स कुछ डिमेरिट्स करते हैं जिसके जो ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि हमें इसकी वजह से एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों लाया गया, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ऐसे कुछ प्रोविजंस थे जिसके थ्रू एक्ट ऑफ सेटलमेंट्स लाया गया, जो एडमिनिस्ट्रेशन की कमी को पूरा नहीं कर पाए। देखते हैं। तो हमने इसमें पढ़ा था इसमें हमने पढ़ा था द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल वॉज डिफेक्टिव एंड फॉल्टी आउट ऑफ द 4 मेंबर ऑफ द काउंसिल। तो जो सिर्फ एक मेंबर था, वही रिचार्ड बारवेल जो था, वो कंपनी का सर्वेंट था। बाकी जो 3 मेंबर्स थे वो इंग्लैंड्स के थे। उस वजह से क्या हो रहा था, उस जो एक मेंबर था रिचार्ड बारवेल, उसको ही प्रीवियस एक्सपीरियंस था कंपनी की सर्विस का। जो 3 मेंबर्स थे उनके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं था। और जैसे ही 1774 में सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, उस वजह से क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल होती है उसमें क्लैशेस आ जाते हैं, उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाता। आज के लिए इतना ही। कल हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।